दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पर स्नातक शिक्षक पीजीटी परीक्षा 2018 हिंदी है। व्याख्या सहित हल पर प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि 23 तारीख 7वां महीना 2018 शिफ्ट फर्स्ट मेल। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो इनमें से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तुलसीदास, सूरदास, अग्रदास या हृदय राम। तो राम भक्ति शाखा के कवि पूछ रहा है तुलसीदास, अग्रदास, हृदय राम और सूरदास। तो बी सही है। सूरदास जो है ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। भक्तिकालीन कवियों में सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है सूरदास को। तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अग्रदास तथा हृदय राम भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो सूरदास नहीं है, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और तुलसीदास, अग्रदास और हृदय राम जो हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज। दूसरा नंबर है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। सूरदास, जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। तो बीजक जो है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साखी, शबद एवं रामायणी का संकलन किया गया है। बीजक का संपादन जो है कबीरदास के शिष्य जो है धर्मदास ने किया था। बीजक का संपादन किसने किया? कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो बीजक जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है? हमने बताया कबीरदास की। और बीजक का संपादन की बात करें तो इसमें जो है साखी, शबद एवं रामायणी का संकलन किया गया है। और बीजक का संपादन जो है कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया है। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है। शिवा बावनी, रतन बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। तो इसमें से कौन सी रचना जो है भूषण की नहीं है? तो भूषण की रचना जो है रतन बावनी नहीं है, बल्कि शिवा बावनी और शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये तीनों जो रचना है भूषण की रचना है। रतन बावनी किसकी रचना है? तो रतन बावनी भूषण की रचना नहीं, बल्कि यह रीतिकालीन कवि केशवदास की रचना है। रतन बावनी भूषण की रचना नहीं, बल्कि यह रीतिकालीन कवि केशवदास की रचना है। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया हो गया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक छंदमाल, शिवा बावनी, शिवराज भूषण तथा छत्रसाल दशक जो है भूषण की रचना है। शिवा बावनी किसका है? शिवराज भूषण तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। भूषण क्या है? मूलतः वीर रस के कवि थे। भूषण क्या थे? मूलतः वीर रस के कवि थे। तो कौन सा भूषण की रचना नहीं है? तो हमने रतन बावनी बताया, और रतन बावनी केशवदास की रचना है। केशवदास की रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक छंदमाल, शिवा बावनी, शिवराज भूषण तथा छत्रसाल दशक ये भूषण की रचना है। और भूषण मूलतः क्या है? वीर रस के कवि हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है। हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रैदास, रज्जब, दादू दयाल, गुरु नानक। तो हरडे वाणी की बात करें तो ये दादू दयाल की रचना है। इसका संपादन जो है दादू दयाल के शिष्य जो है संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। इसका पुनः संपादन किसने किया? रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से किया था। तो हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो हमने बताया दादू दयाल, और इसका संपादन भी दादू दयाल के शिष्य जो है संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। और इसका पुनः संपादन अगर देखें तो रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से किया है। दादू दयाल की रचनाओं की बात करें तो इनकी हरडे वाणी है, अंगवधू है और काया बोली। हरडे वाणी, अंगवधू और काया बोली ये सभी रचनाएं दादू दयाल की हैं। रैदास की बात करें तो 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित
40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है रैदास की। रज्जब की बात करें तो रज्जब की रचना है सबंगी। रज्जब की रचना कौन सी है? सबंगी। गुरु नानक की रचना जपुजी और आस दीवार रहिरास सोहिला। जपुजी, आस दीवार रहिरास सोहिला, ये सभी रचनाएं जो हैं गुरु नानक की है। जपुजी, आस दीवार रहिरास सोहिला। तो चौथा क्वेश्चन यही था कि हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो हमने बताया दादू दयाल की रचना है और इसका संपादन जो है दादू दयाल के शिष्य जो है संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। और इसका पुनः संपादन की बात करें तो रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से किया। और दादू दयाल की रचनाओं की बात करें तो हरडे बानी, अंगबधू, काया बोली। हरडे बानी, अंगबधू, काया बोली। रैदास जो है 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। रज्जब की बात करें तो रज्जब की रचना सबंगी है। और गुरु नानक जो है जपुजी, आस दीवार रहिरास सोहिला, ये सभी रचनाएं गुरु नानक की हैं। 5वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल संकृत्यायन। इसका सही जवाब क्या है? राहुल संकृत्यायन। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा है। शेष विवरण इस प्रकार है। संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? तो संधि काल एवं चारण काल जो है राम कुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और वीरगाथा काल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और सिद्ध सामंत काल की बात करें तो राहुल संकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा। और आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और वीरगाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रश्न ये था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल संकृत्यायन है। 6वां क्वेश्चन है कि भक्ति के उदय के संबंध में अपने पौरुष से हताश जाति द्वारा भगवान की शरण में जाने संबंधी विचार किस आलोचक का है? भक्ति के उदय के संबंध में अपने पौरुष से हताश जाति द्वारा भगवान की शरण में जाने संबंधी विचार किस आलोचक का है? तो रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भक्ति के उदय के संबंध में अपने पौरुष से हताश जाति द्वारा भगवान की शरण में जाने संबंधी विचार किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। संबंधी विचार जो है रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन जो है एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा के अनुसार क्या कहा गया कि भक्ति आंदोलन क्या है? एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो भक्ति के उदय के संबंध में अपने पौरुष से हताश जाति द्वारा भगवान की शरण में जाने संबंधी विचार किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। 7वां क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, केशवदास। तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। भक्तिकालीन कृष्णाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि। भक्तिकालीन कृष्णाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी 1550 में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकोण पद हैं इसमें। तो साहित्य लहरी भक्तिकालीन जो है कृष्णाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी जो है 1550 में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकोण पद हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां कि काव्य रसायन के रचयिता कौन है? देव हैं, बिहारी हैं, केशवदास, मतीराम। तो काव्य रसायन के रचयिता का नाम बताना है। तो काव्य रसायन के रचयिता का नाम देव है। फर्स्ट सही है देव। काव्य रसायन के रचयिता रीतिकाल के प्रमुख कवि देव हैं। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव क्या थे? हित हरिवंश के
अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो काव्य रसायन तो है ही, फिर उसके बाद भाव विलास है, अष्टयाम है, भवानी विलास है, राग रत्नाकर है, कुशल विलास है, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द है, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, ये सभी रचनाएं जो हैं देव की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? तो काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, ये सभी रचनाएं जो हैं देव की रचनाएं। और काव्य रसायन का रचयिता कौन है? तो देव है। अगला क्वेश्चन है कि रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? रैदास के जो पद हैं वो किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? बाइबल में संकलित हैं, या आदि गुरु ग्रंथ साहिब में, या श्रीमद् भागवत गीता में, या कुरान में? तो रैदास के जो पद हैं वो किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? तो इसका सही जवाब होगा आदि गुरु ग्रंथ साहिब में जो है रैदास के पद जो है संकलित हैं। रैदास के 40 पद जो हैं आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जाति के चमार थे। रैदास क्या थे? जाति के चमार थे तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। तो रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? आदि गुरु ग्रंथ साहिब। और रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जाति के चमार तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है सेनापति की है? इनमें से कौन सी रचना जो है सेनापति की है? रसराज, कवित्व रत्नाकर, राम रसायन, या भाव विलास? तो इसमें से सेनापति की रचना कौन सी है? तो कवित्व रत्नाकर जो है ये सेनापति की रचना है। कवित्व रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। सेनापति द्वारा रचित मुख्यतः 2 ग्रंथ माने जाते हैं। एक तो कवित्व रत्नाकर है और इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। कवित्व रत्नाकर में क्या है? इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। और दूसरा इनकी रचना है काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम इनकी रचना है। इसे रीति ग्रंथ माना जाता है। और इनके विषय में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे और ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार जो है श्लेष है। तो सेनापति ब्रजभाषा कवि और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष है। तो प्रश्न था कि कौन सी रचना जो है सेनापति की है? तो कवित्व रत्नाकर हमने बताया कि सेनापति की रचना है। इसमें 5 तरंग हैं और 394 छंद में रामकथा का वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम भी इनकी रचना है। इसे रीति ग्रंथ माना जाता है और इनके विषय में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष है। 11वां क्वेश्चन है कि विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति जो है किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधो सिंह? तो इसमें से सही जवाब जो है कीर्ति सिंह है। कीर्ति सिंह के विद्यापति जो है दरबारी कवि थे। विद्यापति जो है तिरहुत के राजा जो है शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति तिरहुत के राजा जो है शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं और इनके गुरु का नाम जो है पंडित हरि मिश्र था। इनके गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र था और ये आदिकालीन कवि हैं। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कीर्ति लता है इनकी रचना, कीर्ति पताका है,
शैव सर्वस्वसार है, गंगा वाक्यावली है, भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा है, पदावली है। और पदावली मैथिली भाषा में रचित है। पदावली किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में रचित। तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। पदावली क्या है? विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने क्या कहा? विद्यापति को जातीय कवि कहा है। तो विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो हमने बताया कीर्ति सिंह। विद्यापति तिरहुत के राजा जो है शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे और ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था और ये बिहार के दरभंगा जिले के बिक्सी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार: कीर्ति लता, कीर्ति पताका, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा, पदावली। पदावली जो है मैथिली भाषा में रचित है तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि के कारण है और बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य जो है भक्ति काल का नहीं है? ऐसा कौन सा काव्य है जो भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य या सूफी काव्य? तो छायावादी काव्य जो है राम भक्ति काल का नहीं है, बल्कि ये राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य और संत काव्य ये भक्ति काल का जो है। तो छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार विभाजित किया: भक्ति काल है ये निर्गुण भक्ति है और ये सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास आते हैं और प्रेमाश्रयी सूफी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा में तुलसीदास आते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी घनानंद की रचनाएं नहीं है? तो सुजान सार, विरह लीला, साहित्य सार, कोकसार। तो इनमें से कौन सी रचना जो है घनानंद की नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी। सही जवाब है कि साहित्य सार जो है घनानंद की रचना नहीं है, बल्कि सुजान सार, विरह लीला, कोकसार। सुजान सार, विरह लीला, कोकसार ये सभी रचनाएं जो है घनानंद की हैं। साहित्य सार किसकी रचना है? तो साहित्य सार घनानंद की रचना नहीं है, बल्कि यह किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। मतीराम या वह घनानंद की रचना है। इस प्रकार है। तो साहित्य सार किसकी रचना है? मतीराम हमने बताया। और घनानंद की रचनाएं कौन सी हैं? सुजान सार, विरह लीला और कोकसार ये सभी रचनाएं जो हैं घनानंद की हैं। अगर मतीराम की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी ये सभी रचनाएं जो हैं मतीराम की हैं। तो इनकी कौन कौन सी रचना है? तो हमने बताया साहित्य सार, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी ये सभी रचनाएं जो है मतीराम की हैं। घनानंद की रचनाओं की बात करें तो सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केली वल्ली, यमुना यस ये सभी रचनाएं जो हैं घनानंद की रचनाएं। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केली वल्ली, यमुना यस ये सभी रचनाएं जो हैं घनानंद की हैं। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं? ऐसे कौन से कवि हैं जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं? कबीर, कुतुबन, रैदास या दादू? तो इन 4 विकल्पों में ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, कौन से वो बताना है। तो कुतुबन जो है, कुतुबन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कुतुबन जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि की बात करें तो कबीरदास हैं, रैदास हैं, दादू दयाल ये सभी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। कबीरदास, रैदास, दादू दयाल। तो कुतुबन जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं, बल्कि ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित जो है मृगावती इनकी प्रसिद्ध रचना है कुतुबन की। मृगावती जो है अवधी भाषा में रचित है और इनकी रचना है कुतुबन की। अशाइत हो गया इनकी रचना, मुल्ला दाऊद, अशाइत, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जैसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि प्रमुख प्रेम मार्गी सूफी कवि हैं।
कौन कौन से? तो अशाइत, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जयसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि जो है प्रमुख प्रेम मार्गी या सूफी कवि हैं। प्रमुख ज्ञान मार्गी कवि की बात करें तो कबीरदास इसमें आएंगे, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास, ये सभी ज्ञान मार्गी कवि हैं। कबीरदास, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास, सूरदास इत्यादि जो हैं ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। और हमने प्रेम मार्गी शाखा कवि बताया अशाइत, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जयसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये सभी जो हैं ज्ञान मार्गी शाखा कवि हैं। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? इनमें से कौन से रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम या बिहारी? तो रीति मुक्त कवि कौन से नहीं है? तो बिहारी जो है रीति मुक्त कवि नहीं है, बल्कि घनानंद है, आलम, बोधा, ये सभी जो है रीति मुक्त कवि हैं। और रीति मुक्त कवि जो है बिहारी जो है रीति मुक्त कवि नहीं है, बल्कि यह जो है रीति सिद्ध कवि हैं। ये रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी सतसई 719 दोहे इनकी प्रसिद्ध कृति है। बिहारी की जो है बिहारी सतसई 719 दोहे हैं इसमें, बिहारी सतसई में, और इनकी प्रसिद्ध कृति है जिसमें नीति एवं श्रृंगार के दोहे संग्रहित हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर एवं आलम, ये 4 मुख्य रूप से रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। और रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? रैदास, सूरदास, परमानंद दास या कुंभन दास? तो अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं? तो रैदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, ये सभी जो है अष्टछाप के कवि हैं। रैदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं, ना कि अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना जो है स्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में चार अपने तथा चार अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्य को मिलाकर किया था। यह 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। अष्टछाप के 8 कवि इस प्रकार हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य के वल्लभाचार्य के शिष्य पहले नंबर पे सूरदास आते हैं, फिर कुंभन दास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के शिष्य कौन थे? गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो 16 क्वेश्चन यही था कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञान अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अष्टछाप के कवि जो है रैदास नहीं है, बल्कि सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास है। रैदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं, ना कि अष्टछाप के कवि। अष्टछाप की स्थापना स्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 अपने तथा 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर किया था। यह 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। अष्टछाप के 8 कवि इस प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? बरबई रामायण, रामज्ञा प्रश्न, रामचंद्र का रामचरितमानस। तो रामचंद्र का जो है तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि यह केशवदास की रचना है। बल्कि रामज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, बरबई रामायण, ये सभी तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास एवं केशवदास की रचना है। तुलसीदास की बात करें तो वैराग्य संदीपनी इनकी रचना है। रामज्ञा प्रश्न और रामलला नैछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबई रामायण, कवितावली, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की हैं। केशवदास की बात करें तो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्षिक छंदमाल, ये सभी रचनाएं केशवदास की हैं। 18वां क्वेश्चन है कि आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आदिकाल के ऐसे कौन से कवि हैं जो खड़ी बोली में रचना की है? तो नरपति नाल, विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो हैं ये आदिकाल के ऐसे कवि हैं जो खड़ी बोली में रचना की हैं। तो अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं और इनकी रचनाएं जो हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गज़ल आदि हैं। 19वां क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल, चंद्रबरदाई।
तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो जो है 69 अध्यायों में विभक्त तथा 68 छंदों से युक्त महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो 69 अध्यायों में विभक्त तथा 68 छंदों से युक्त महाकाव्य है। चंद्रबरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। 20वां क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय कितना है? समय क्या है? तो ये सही जवाब सी है कि आदिकाल का जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वह है भैया संवत 1050 से 1375 विक्रमी। संवत 1050 से 1375 विक्रमी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक का है और आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में बांटा है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल 1375 से 1720 और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं 1700 से 1920। आधुनिक काल को गद्यकाल 1900 से 1984। 21 क्वेश्चन है कि दूसरा शतक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1953, 1952, 1951, 1954। दूसरा शतक का प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1951 में दूसरा शतक का प्रकाशन हुआ था। सन 1951 में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे के ही संपादकत्व में ही चारों शतक का प्रकाशन हुआ। इनके कालक्रम का विवरण इस प्रकार है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे के ही संपादकत्व में ही चारों शतक का प्रकाशन हुआ। इनके कालक्रम का विवरण इस प्रकार है। तार शतक की बात करें तो प्रकाशन वर्ष 1943, दूसरा शतक 1951, तीसरा शतक 1959 ईस्वी, चौथा शतक 1969 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि आनंद कादम्बनी पत्रिका कौन निकालते थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसका सही जवाब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। आनंद कादम्बनी पत्रिका जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन निकालते थे। यह एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से वर्ष 1881 से प्रारंभ हुआ। प्रेमघन ने मिर्ज़ापुर से ही नागरी नीरद नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका कौन निकालते थे? तो हमने बताया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन निकालते थे और यह एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से वर्ष 1881 से प्रारंभ हुआ। प्रेमघन ने मिर्ज़ापुर से ही नागरी नीरद नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की। 23 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तार शतक के कवि नहीं है? अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है ये तार शतक के कवि नहीं है बल्कि अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध ये सभी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो है तार शतक के कवि नहीं है। ध्यातव्य है कि तार शतक जो है 1943 का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ। इसी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार शतक के 7 कवि इस प्रकार हैं। पहला नंबर अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। 24 क्वेश्चन है कि साहित्य जन समूह के हृदय विकास है। तो साहित्य क्या है? जन समूह के हृदय का विकास है। निबंध के लेखक कौन है? साहित्य जन समूह के हृदय विकास है। निबंध के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य जन समूह के हृदय विकास निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये जो है निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील भी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और इनके प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं। पहला नंबर चंद्रोदय आता है, दूसरा संसार महानाट्यशाला आता है, प्रेम के बाग का सैलानी आता है, साहित्य की सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। पांचवा है कि इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। इंग्लिश पढ़े
तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, बाल विवाह, माता का स्नेह, एक अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, आंसू। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये भी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट का है। और इनकी रचना जो है चंद्रोदय है, संसार महानाट्यशाला है, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, साहित्य का सभ्यता से जो है घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए, और आत्मनिर्भरता भी इनकी रचना है, कल्पना भी इनकी रचना है, मेला ठेला भी, बाल विवाह, माता का स्नेह, एक अनोखा स्वप्न, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, आत्मगौरव, रुचि और भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन और आंसू। ये सभी रचना जो है किसकी है भैया? ये सभी रचना बालकृष्ण भट्ट का है। और साहित्य जन समूह के हृदय के विकास निबंध के लेखक भी बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टाइल कहा है। हिंदी का स्टाइल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 25 क्वेश्चन है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह उद्घोषणा किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सिंह। तो हिंदी नई चाल में ढली, यह उद्घोषणा किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सिंह। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की उद्घोषणा है कि हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र नामक अपनी पुस्तक में वर्ष 1873 में यह उद्घोषणा की कि हिंदी नई चाल में ढली। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया। और हिंदी नई चाल में ढली यह उद्घोषणा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कालचक्र नामक अपनी पुस्तक में वर्ष 1873 ईस्वी में यह उद्घोषणा की, और हिंदी नई चाल में ढले। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है। 26 क्वेश्चन है कि आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? किशोरी दास गोस्वामी, गिरिजादत्त वाजपेयी, भगवान दास, बंग महिला। तो बंग महिला जो है दुलाई वाली की रचनाकार राजेंद्र बाला घोष। आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली के रचनाकार कौन है? राजेंद्र बाला घोष बंग महिला है। बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखक स्वीकार किया जाता है। इनकी कालक्रमानुसार प्रकाशित कहानियाँ इस प्रकार है। पहला नंबर चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, दूसरा नंबर कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, और तीसरा है दुलाई वाली 1907, और चौथा क्या है? दलिया 1909 ईस्वी। तो पहला नंबर चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, दुलाई वाली 1907 ईस्वी, दलिया जो है 1909 ईस्वी। ये सभी रचनाएं जो है बंग महिला की हैं। 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं? तो विशाख, राज्यश्री, ध्रुवस्वामिनी, सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली नहीं है, बल्कि विशाख, राज्यश्री और ध्रुवस्वामिनी, ये सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। सिंदूर की होली की बात करें तो ये रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सभी नाटक इस प्रकार हैं: सज्जन हो गया, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट और चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी। ये सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। और सिंदूर की होली जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? तो पहला है कि हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जुतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो कौन सी रचना जो है नागार्जुन की रचना नहीं है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये नागार्जुन की रचना नहीं बल्कि ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की रचना। नागार्जुन की बात करें तो हजार हजार बाहों वाली
नागार्जुन की रचना है। पुरानी जूतियों का कोरस, ये भी नागार्जुन की रचना है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तो ये भी नागार्जुन की रचना है। हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये सभी रचनाएं जो है नागार्जुन की हैं। और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। नागार्जुन की रचना की बात करें तो इनकी रचनाएं युगधारा, शतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सभी रचनाएं जो है नागार्जुन की। कौन कौन सी? युगधारा, शतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, और हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। केदारनाथ अग्रवाल की बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। पहला नंबर युग की गंगा है, दूसरा नंबर नींद के बादल है। पहला नंबर युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल की रचना, दूसरा नींद के बादल हैं। और लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, आग का क्या आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, है मेरी तुम, मार प्यार की थापें, ये सभी रचना जो है किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। पहला नंबर युग की गंगा है, नींद के बादल हैं, लोक और आलोक हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, और पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, है मेरी तुम, मार प्यार की थापें, ये सभी रचना जो है केदारनाथ अग्रवाल की हैं। नागार्जुन की हमने बताया कि युगधारा, शतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, है मेरी तुम, मार प्यार की थापें इत्यादि, ये सभी रचनाएं जो हैं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। और नागार्जुन की रचना नहीं है, तो हमने बताया फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की हैं। हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये सभी नागार्जुन की रचना है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद। तो मोहन राकेश जो है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। यह वर्ष 1969 में प्रकाशित हुआ। मोहन राकेश के अन्य महत्वपूर्ण नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन एवं लहरों के राजहंस। 30वां क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, क्षणवाद, बौद्धिकता या पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या दुखवाद। तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति इसमें से कौन सी नहीं है? तो 30 क्वेश्चन का सही जवाब सी है। 30 क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब है? सी है कि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति जो है पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं है, बल्कि क्षणवाद है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति, और बौद्धिकता है और दुखवाद है। पारंपरिक उपमानों का प्रयोग जो है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं, क्षणवाद, बौद्धिकता तथा दुखवाद प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, जैसे पहला नंबर अहमवादी प्रवृत्ति का प्रधान, दूसरा यथार्थवाद का आग्रह, तीसरा निराशावाद, चौथा नंबर बौद्धिकता का प्रधान, पांचवा उपमानों की नवीनता, छठवां जो है साधारण विषयों का निरूपण, और सातवां भाषा का प्रयोग। तो पारंपरिक उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं बल्कि क्षणवाद, बौद्धिकता तथा दुखवाद प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार: अहमवादी प्रवृत्ति का प्रधान पहला है, दूसरा यथार्थवाद का आग्रह, तीसरा निराशावाद, चौथा बौद्धिकता का प्रधान, पांचवा उपमानों की नवीनता, छठवां साधारण विषयों का निरूपण, और सातवां जो है भाषा का प्रयोग। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या छायावाद की विशेषता नहीं? तो वैयक्तिकता, कल्पना, इतिवृत्तात्मकता, रहस्य, इनमें से कौन सी छायावाद की विशेषता नहीं है? तो सी इतिवृत्तात्मकता जो है छायावाद की विशेषता नहीं है, बल्कि वैयक्तिकता, कल्पना और रहस्य, ये सभी जो है छायावाद की विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता बल्कि नहीं है। इतिवृत्तात्मकता जो है छायावाद की नहीं बल्कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। वैयक्तिकता, कल्पना एवं रहस्य जो है छायावाद की प्रमुख विशेषता है।
जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत तथा महादेवी वर्मा छायावाद के चार स्तंभ कहे जाते हैं। 32 क्वेश्चन है कि शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते थे। शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते थे? बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो भी बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-1905 में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो भी बाल मुकुंद गुप्त। 33 क्वेश्चन है कि एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। यह गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना जो है लावनी या ख्याल शैली में की है। इनकी मौलिक एवं अनुदित रचनाएं इस प्रकार है। अनुदित में पहला नंबर गणरीय एवं दार्शनिक आता है, दूसरा नंबर एकांतवासी योगी, तीसरा नंबर उजड़ ग्राम और चौथा नंबर श्रांत पथिक और पांचवा नंबर ऋतु संहार आता है। मौलिक की बात करें तो पहला नंबर वनाष्टक आता है मौलिक में, दूसरा देहरादून, तीसरा भारत गीत, चौथा नंबर जगत सच्चाई सार और पांचवा नंबर स्वर्गीय बीड़ा और छठवां नंबर धन विजय, सातवां सांध्य अटन और आठवां गुणवंत हेमंत। तो मौलिक में वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय बीड़ा, धन विजय, सांध्य अटन और आठवां गुणवंत हेमंत, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? श्रीधर पाठक की रचना है। तो एकांतवासी योगी का रचयिता कौन है? हमने बताया श्रीधर पाठक है और यह गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। इनकी मौलिक एवं अनुदित रचना इस प्रकार है। तो अनुदित में पहला नंबर गणरीय एवं दार्शनिक आता है, दूसरा नंबर एकांतवासी योगी और तीसरा नंबर उजड़ ग्राम, चौथा श्रांत प्रतीक और ऋतु संहार, पांचवा। मौलिक में वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय बीड़ा, धन विजय, सांध्य अटन और आठवां नंबर गुणवंत हेमंत आता है। 34 क्वेश्चन है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फुल्लौरी। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक जो है श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक सन 1877 ईस्वी में लिखित भाग्यवती उपन्यास को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकारा है। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। सन 1877 ईस्वी में लिखित भाग्यवती उपन्यास को जो है किसने माना? डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया। तो श्री डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार अगर बात करें तो भाग्यवती उपन्यास को प्रथम माना गया। सन 1877 ईस्वी में हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकारा गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु जो है 1882 उपन्यास लिखा है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया। 35 क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो शोषितों के प्रति सहानुभूति, कल्पना प्रवणता, क्रांति का आह्वान, शोषकों के प्रति घृणा, इसमें से प्रगतिवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब बी है। सही जवाब क्या है कि कल्पना प्रवणता जो है प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, बल्कि शोषितों के प्रति सहानुभूति है, क्रांति का आह्वान है और शोषकों के प्रति घृणा है। दी गई विशेषताओं में कल्पना प्रवणता जो है प्रगतिवाद की जो है विशेषता नहीं, शोषितों के प्रति सहानुभूति, क्रांति का आह्वान एवं शोषकों के प्रति घृणा प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है।
36 क्वेश्चन है कि हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे। मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो हिंदी में छायावाद जो है इसके लेखक की बात करें तो मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो हिंदी में छायावाद जो है इसके लेखक जो है मुकुटधर पांडे हैं। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे, तो मुकुटधर पांडे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि 4 भागों में शीर्षक से संपादित एवं प्रकाशित है, जबकि कल्पना की प्रवणता छायावाद की विशेषता नहीं है। तो हिंदी में छायावाद जो है शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक हमने मुकुटधर पांडे का नाम लिया कि हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक मुकुटधर पांडे थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध चिंतामणि 4 भागों में शीर्षक से संपादित एवं प्रकाशित है, जबकि कल्पना की प्रवणता छायावाद की विशेषता नहीं है। 37 क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादन का भार कब संभाला। 1901, 3, 1900 में या 1902 में। तो 20 है ये 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला था। वर्ष 1920 तक ये सरस्वती के ख्यातिलब्ध संपादक रहे। वर्ष 1920 तक ये सरस्वती के ख्यातिलब्ध संपादक रहे। 38 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। इनमें से जो ऐसे कौन से कवि हैं, कौन से हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सिंह। तो राजा शिव प्रसाद सिंह जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे, बल्कि लल्लूलाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल ये तीनों जो हैं भाषा मुंशी थे फोर्ट विलियम कॉलेज के। अगर बात करें राजा शिव प्रसाद सिंह की, तो दिए गए साहित्यकारों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। 39 क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। परिप्रवास, उर्वशी, कामायनी, भारत भारती। तो परिप्रवास सही जवाब है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, परिप्रवास को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित परिप्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा वर्णित है परिप्रवास में। परिप्रवास का सर्वप्रथम नाम अगर देखें तो ब्रजांगना विलाप था और इसके लिए हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित परिप्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा वर्णित है। परिप्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था और इसके लिए हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। 40 क्वेश्चन है कि हिंदी में भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है। राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल। तो राम प्रसाद निरंजनी जो है भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं। हिंदी में भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। भाषा योग वासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी की प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया जाता है। यह पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली में लिखित है। तो हिंदी में भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। भाषा योग वासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया जाता है। यह पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली में लिखित है। 41 क्वेश्चन है रस सिद्धांत शीर्षक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। रस सिद्धांत शीर्षक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है। तो रस सिद्धांत शीर्षक आलोचना पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर नगेंद्र हैं। सी सही जवाब है। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ जो है सुमित्रानंदन पंथ है। दूसरा नंबर कौन सा है, तो दूसरा नंबर जो है रीतिकाव्य की भूमिका है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं। रीतिकाव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आधुनिक हिंदी नाटक और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका आदि। तो
प्रश्न यही था कि रस सिद्धांत शीर्षक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य के समन्वय मिलता है और इनकी जो है प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ सुमित्रानंदन पंत हैं और दूसरा नंबर रेत काव्य की भूमिका है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ भी हैं और शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आधुनिक हिंदी नाटक भी है, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका आदि। 42 क्वेश्चन है कि लंबी कविता अषाढ्य वीणा किसके द्वारा रचित है? प्रसाद मुक्तिबोध पंत अज्ञेय, तो अज्ञेय के लंबी कविता है अषाढ्य वीणा, तो अज्ञेय द्वारा रचित है। अज्ञेय जो है अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अषाढ्य वीणा का मूल भाव अहम का विसर्जन है, तो अषाढ्य वीणा का मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन है। 43 क्वेश्चन है कि घनानंद की काव्य भाषा दे, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा जो है घनानंद की काव्य भाषा थी। ब्रजभाषा क्या थी? घनानंद की काव्य भाषा थी। घनानंद की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी। घनानंद रीतिकाल के रीतमुक्त कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? ब्रजभाषा हमने बताया। घनानंद की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये साक्षात रसमूर्ति हैं और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। घनानंद की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। सुजान सार है, स्खलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकशार, कृपाकंद, रस केली वल्ली, यमुना यस, ये सभी रचनाएं जो हैं घनानंद की हैं। और घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? ब्रजभाषा थी। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। 44 क्वेश्चन है कि कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? लोभ, श्रद्धा, चिंता, आनंद। तो ऐसा कौन सा सर्ग है जो कामायनी में नहीं है? तो लोभ जो है कामायनी में सर्ग नहीं, बल्कि श्रद्धा, चिंता, आनंद, ये सब जो है कामायनी के सर्ग हैं। लोभ नहीं है, बल्कि श्रद्धा, चिंता, आनंद। तो छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य कुल 15 सर्गों में विभक्त है। लोभ सर्ग कामायनी में नहीं। कामायनी के 15 सर्ग निम्नलिखित हैं। पहला नंबर चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो पहला चिंता है, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम है, पांचवा वासना है, छठवां लज्जा है, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11 संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14 रहस्य, 15 आनंद। 45 क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन सी नहीं है? तो अतीत के चलचित्र, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। तो इनमें से महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन सा नहीं है? तो बी सही है कि संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, ये जो है महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, ये महादेवी वर्मा की जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, बल्कि अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये सभी रेखा चित्र संस्मरणात्मक महादेवी वर्मा की हैं। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, संस्मरण के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। तो संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसकी हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ के लेखक हैं। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये जो है महादेवी वर्मा की रचना है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। 46 क्वेश्चन है कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो सदुक्कड़ी भाषा इन्होंने कहा। श्याम सुंदर दास के अनुसार पूछा जाए तो ये पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कहा जाए तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एकांकी संग्रह
पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? 47 क्वेश्चन है कि एकांकी संग्रह है कि पृथ्वीराज की आंखों के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर है, उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो पृथ्वीराज की आंखें जो है राम कुमार वर्मा की एकांकी है। एकांकी संग्रह जो है पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार राम कुमार वर्मा हैं। इनके अन्य एकांकी हैं रेशमी टाई हो गई इनकी एकांकी, चारुमित्रा विभूति हो गई, चारुमित्रा हो गई, विभूति हो गई, शक्ति किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका और ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। भुवनेश्वर के एकांकी संग्रह का नाम कारवां है। भुवनेश्वर के एकांकी संग्रह का नाम क्या है? कारवां है। अगर राम कुमार वर्मा की बात करें तो इनकी पृथ्वीराज की आंखें भी हैं एकांकी, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, शक्ति किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। और भुवनेश्वर के एकांकी संग्रह का नाम क्या है? कारवां है। अगला क्वेश्चन है कि 48 क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियाँ कौन सी नहीं हैं? दीपशिखा, ग्राम्य, युगांत, पल्लव। तो इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियाँ कौन सी नहीं हैं? तो दीपशिखा जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है, बल्कि ग्राम्य, युगांत और पल्लव ये तीनों हैं। दीपशिखा किसकी है? तो यह महादेवी वर्मा की काव्य कृति है दीपशिखा। ग्राम्य, युगांत तथा पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियाँ हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 9, 8, 7, 6 तो 7 कांड हैं रामचरितमानस में। भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं और 7 कांडों के नाम क्रमशः निम्नवत हैं। पहला नंबर बालकांड, दूसरा नंबर अयोध्या कांड आता है, तीसरा नंबर जो है अरण्य कांड आता है, फिर चौथा नंबर किष्किंधा कांड और पाँचवा नंबर सुंदरकांड और छठवां नंबर लंका कांड और सातवां उत्तरकांड। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड ये 7 कांड हैं। 5वां क्वेश्चन है कि एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, हरबंश राय बच्चन, दिनकर अज्ञेन। तो एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? तो ये मुक्तिबोध है। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है भैया? मुक्तिबोध है। यह डायरी विधा की रचना है। यह जो है डायरी विधा की रचना है और एक साहित्यिक डायरी का रचनाकार मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति एवं तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, जबकि दिनकर की डायरी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर की डायरी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं और एक साहित्य की डायरी के लेखक मुक्तिबोध हैं। यह डायरी विधाय और मुक्तिबोध को गहन अनुभूति एवं तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, जबकि दिनकर की डायरी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। 51 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं? कबीरदास, जयसी, सूरदास, तुलसीदास। तो सूरदास जो है वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर है, सूरसारावली, साहित्य लहरी है। इनके संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाए हैं। तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन जो है सूर ने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाए हैं। 52 क्वेश्चन है कलम का सिपाही जीवनी किससे संबंधित है? प्रेमचंद, निराला, नागार्जुन या रामविलास शर्मा। तो कलम का सिपाही जीवनी जो है किसका है? तो ये प्रेमचंद जीवनी प्रेमचंद से संबंधित है। प्रेमचंद से संबंधित प्रमुख जीवनी का विवरण इस प्रकार है। कलम का सिपाही जो है किसने लिखा? कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद की जीवनी है और ये लिखने वाले कौन थे? तो लेखक हैं अमृत राय। 1962 ईस्वी में अमृत राय इनके पुत्र थे। 1962 ईस्वी में लिखे थे। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा लिखा गया। 1944 ईस्वी में कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी में।
तो कलम का सिपाही अमृत राय 1962 ईस्वी में, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी 1944 ईस्वी में, और कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल 1964 ईस्वी में। तो ये 52 क्वेश्चन था। 53 क्वेश्चन है कि गोरी से सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं कि गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस। यह पंक्ति जो है अमीर खुसरो ने अपने गुरु जो है निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखा था। कब लिखे थे ये? तो अपने गुरु जो है निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु के समय पर लिखा था ये। 54 क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक क्या है? यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है। तो चीड़ों पर चांदनी जो निर्मल वर्मा की रचना है, यह भैया यात्रा वृत्तांत है। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत है। इसे लेखक निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर लिखा है। इसका प्रकाशन जो है सन 1964 ईस्वी में हुआ। तो निर्मल वर्मा कृत जो है चीड़ों पर चांदनी एक क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और इसे लेखक निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर लिखा था। कब लिखा था? यूरोप के दौरे पर लिखा है। इसका प्रकाशन जो है सन 1964 ईस्वी में हुआ। 55 क्वेश्चन है कि राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और यह कौन सी विधा है? संस्मरण, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो यह भैया संस्मरण है। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें संस्मरण विधा की रचना है। इनके सभी संस्मरण इस प्रकार हैं। पहला नंबर माटी की मूर्तें जो है 1946 ईस्वी में। दूसरा संस्मरण है गेहूँ और गुलाब 1950 ईस्वी में। लाल तारा 1938 ईस्वी में। मील के पत्थर। तो इनकी सभी रचनाएं हैं माटी की मूर्तें, गेहूँ और गुलाब, लाल तारा और मील के पत्थर भी जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या है? संस्मरण है। और माटी की मूर्तें भी इनकी रचना है और ये संस्मरण है। 56 क्वेश्चन है कि जायसी की काव्य भाषा थी, अवधी थी, खड़ी बोली थी, या ब्रजभाषा थी, या राजस्थानी थी? तो जायसी की काव्य भाषा क्या थी? जायसी की काव्य भाषा जो है अवधी थी। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा क्या थी? अवधी थी। जायसी जो है निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। और ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहीउद्दीन के शिष्य थे। और शेर शाह के समकालीन कवि थे जायसी, तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है। पहला नंबर पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत। ये सभी रचनाएं जो हैं जायसी की हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा क्या है? अवधी थी। जायसी जो है निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर जो है शेख मुहीउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे, तथा अमेठी के निकट जो है जायस में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है। पहला नंबर पद्मावत, दूसरा अखरावट, तीसरा आखिरी कलाम, चौथा चित्ररेखा, पांचवा कहरानामा और छठवां मसलानामा और कन्हावत। 57 क्वेश्चन है कि मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? मित्र संवाद जो है किन कवियों के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? रामविलास शर्मा और निराला के बीच, या रामविलास शर्मा नागार्जुन के बीच, या रामविलास शर्मा नामवर सिंह के बीच, या रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल के बीच? तो मित्र संवाद जो है किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? तो सही जवाब डी है, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच मित्र संवाद जो है ये पत्रों का संकलन है। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। तो मित्र संवाद जो है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। इसे रामविलास शर्मा ने वर्ष 1992 में प्रकाशित कराया था। और आपस की बातें इनका एक अन्य जो है पत्र साहित्य है। आपस की बातें जो है इनका अन्य पत्र साहित्य है। तो मित्र संवाद जो है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाला पत्रों का संकलन है। इसे रामविलास शर्मा ने वर्ष 1992 में प्रकाशित कराया था। और आपस की बातें जो है इनका अन्य पत्र साहित्य है। आपस की बातें। 58 क्वेश्चन है कि दिनकर का काव्य कौन सा नहीं है? उर्वशी, जयद्रथ वध,
हुंकार और रेणुका। तो इनमें से कौन सा रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है? उर्वशी, हुंकार, रेणुका, जयद्रथ वध। तो जयद्रथ वध जो है इनकी काव्य नहीं है, बल्कि उर्वशी, हुंकार, रेणुका ये सभी हैं। जयद्रथ वध की बात करें तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध क्या है, खंड काव्य है। इसका प्रकाशन सन 1910 में हुआ था और यह हरिगीतिका छंद में रचित है। कौन सा? जयद्रथ वध जो है 1910 में हुआ था और यह हरिगीतिका छंद में रचित है। ध्यातव्य हो कि मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। उर्वशी, हुंकार एवं रेणुका दिनकर के काव्य ग्रंथ हैं। दिनकर को डिप्टी राष्ट्रकवि एवं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? डिप्टी राष्ट्रकवि एवं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो दिनकर का काव्य नहीं है इनमें से, तो हमने बताया जयद्रथ वध। और ये जो है जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है और इसका प्रकाशन सन 1910 में हुआ था और यह हरिगीत का छंद में रचित है। ध्यातव्य हो कि मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। उर्वशी, हुंकार एवं रेणुका दिनकर के काव्य ग्रंथ हैं। दिनकर को डिप्टी राष्ट्रकवि एवं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। 59 क्वेश्चन है कि युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? फणीश्वरनाथ रेणु, रांगे राघव, विवेकी राय, धर्मवीर भारती। तो युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब क्या है? धर्मवीर भारती है। युद्ध यात्रा जो है किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? धर्मवीर भारती की रिपोर्टाजों का संकलन है। युद्ध यात्रा जो है धर्मवीर भारती की रिपोर्टाजों का संकलन है। शेष का विवरण इस प्रकार है। फणीश्वरनाथ रेणु की बात करें तो ऋणजल धनजल हो गया इनकी नेपाली क्रांति कथा, और श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स। ये फणीश्वरनाथ रेणु की क्या है? रिपोर्टाज। ऋणजल धनजल, दूसरा नंबर नेपाली क्रांति कथा, और तीसरा नंबर श्रुत अश्रुत पूर्व, और चौथा नंबर एकलव्य के नोट्स। ये फणीश्वरनाथ रेणु की क्या है? रिपोर्टाज। रांगे राघव की बात करें तो तूफानों के बीच 1941 ईस्वी में रांगे राघव की जो है रिपोर्टाज है। विवेकी राय की बात करें तो पहला नंबर जुलूस रुका है और दूसरा नंबर बाढ़ बाढ़ बाढ़। ये सभी जो है विवेकी राय की रिपोर्टाज है। और युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों के संकलन है? हमने धर्मवीर भारती का नाम बताया। फणीश्वरनाथ रेणु की रिपोर्टाजों की बात की तो ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, रांगे राघव की रिपोर्टाज तूफानों के बीच 1941, और विवेकी राय के रिपोर्टाज जुलूस रुका है बाढ़ बाढ़ बाढ़। 60 क्वेश्चन है कि बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथा एक है। अर्धकथा क्या है? एक। तो बनारसी दास द्वारा लिखित है ये अर्धकथा, और यह क्या है? जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, कहानी है। तो अर्धकथा क्या है बनारसी द्वारा लिखित? तो यह आत्मकथा है बनारसी दास द्वारा लिखित। अर्धकथा क्या है? अर्धकथा एक आत्मकथा है। यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। यह सन 1641 ईस्वी में लिखी गई। हिंदी में आधुनिक ढंग की पहली आत्मकथा जो है श्याम सुंदर दास द्वारा सन 1941 ईस्वी में लिखित मेरी आत्मकहानी को माना जाता है। तो बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथा क्या है? एक आत्मकथा है और यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। यह सन 1641 ईस्वी में लिखी गई। हिंदी में आधुनिक ढंग की पहली आत्मकथा श्याम सुंदर दास द्वारा सन 1941 ईस्वी में लिखित मेरी आत्मकहानी को माना जाता है। तो श्याम सुंदर दास द्वारा सन 1941 ईस्वी में लिखित मेरी आत्मकहानी को माना जाता है। और बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथा क्या है? एक आत्मकथा है। 61 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? तो शेखर जोशी की दाज्यू, धर्मवीर भारती की सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा की परिंदे, कृष्णा चोपती की बादलों के घेरे। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब बी है, धर्मवीर भारती का सिक्का बदल गया। ये जो है सुमेलित नहीं है, सिक्का बदल गया धर्मवीर भारती की सुमेलित नहीं है।
बल्कि दाजू जो है ये शेखर जोशी की रचना है। दाजू क्या है? शेखर जोशी की रचना है। परिंदे जो है निर्मल वर्मा की रचना है। बादलों के घेरे कृष्णा शोभती की रचना है। बल्कि सिक्का बदल गया किसकी रचना है भैया? तो सिक्का बदल गया जो है कहानी है। सिक्का बदल गया कहानी है कृष्णा शोभती द्वारा लिखित है, न कि धर्मवीर भारती द्वारा। धर्मवीर भारती के प्रमुख कहानी संग्रह की बात करें तो इस प्रकार है। मुर्दों का गांव है इनका कहानी, मुर्दों का गांव। स्वर्ग और पृथ्वी है, स्वर्ग और पृथ्वी। चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान है। सांस की कलम से, सांस की कलम से, ये सभी रचनाएं जो है धर्मवीर भारती की हैं। कौन कौन सी? मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान भी, बंद गली का जो है बंद गली का आखिरी मकान, ये भी इनकी रचना है। और सांस की कलम से, सांस की कलम से जो है ये भी धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह है। अगर बात करें दाजू की तो शेखर जोशी की रचना है। परिंदे की बात करें तो निर्मल वर्मा की रचना है। और बादलों के घेरे की बात करें तो कृष्णा शोभती की रचना है। और सिक्का बदल गया जो कहानी है ये कृष्णा शोभती द्वारा लिखित है। और धर्मवीर भारती की रचना की बात करें तो मुर्दों का गांव कहानी है। और स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, ये सभी कहानियाँ जो है धर्मवीर भारती की है। 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? तो कृष्णा शोभती, सूरजमुखी अंधेरे के, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा, वे दिन, ममता कालिया, आवा। तो इसमें से डी जो है सुमेलित नहीं है, आवा जो है ममता कालिया का नहीं है, बल्कि कृष्णा शोभती का रचना जो है सूरजमुखी अंधेरे के, ये कृष्णा शोभती की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना, वे दिन निर्मल वर्मा की रचना है। आवा किसकी रचना है? तो ये आवा जो है ममता कालिया की नहीं है, बल्कि आवा जो है चित्रा मुदगल का क्या है? उपन्यास है। आवा क्या है? चित्रा मुदगल का उपन्यास है। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास की बात करें तो पहला नंबर बेघर है इनकी रचना। कौन सा है? बेघर है। नरक दर नरक भी इनकी रचना है उपन्यास। प्रेम कहानी है, साथी है, लड़कियां हैं, एक पत्नी के नोट्स, दुक्कम सुक्कम, ये सभी ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास हैं। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुक्कम सुक्कम, ये ममता कालिया की क्या है? रचना है। और कृष्णा शोभती की सूरजमुखी अंधेरे के, ये कृष्णा शोभती की रचना है। और वे दिन निर्मल वर्मा की रचना। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना। आवा जो है चित्रा मुदगल का उपन्यास है। ठीक है। और बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुक्कम सुक्कम, ये ममता कालिया की रचना है। 63 क्वेश्चन है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? वाक्य, अक्षर, उपवाक्य या शब्द। तो इसका सही जवाब डी है। क्या है सही जवाब? डी सही जवाब है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जबकि दो या दो से अधिक सार्थक पदों का समूह वाक्य कहलाता है। 64 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? उजाला, आश्चर्य, अच्छ, अश्रु। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? उजाला, आश्चर्य, अच्छ और अश्रु। तो इसमें से जो है तद्भव शब्द जो है उजाला जो है तद्भव शब्द है। आश्चर्य, अच्छ, ये अश्रु तत्सम शब्द है। इसका तत्सम रूप जो है उजाला का उज्ज्वल होगा। तत्सम शब्द शेष जो है तत्सम शब्द है जिनके तद्भव रूप क्रमशः जैसे अचरज हो गया, आश्चर्य का अचरज, अच्छे का आँख हो गया, अश्रु का आंसू हो गया। ठीक है। 65 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं? तो अंधा युग, माधवी, हनुष, कबीरा खड़ा बाजार में। तो अंधा युग नहीं है, ये जो है धर्मवीर भारती की द्वारा रचित गीत नाट्य है। अगर बात करें माधवी, हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में, ये भीष्म साहनी की रचना है जो कि और बात करें कि अंधा युग जो है भीष्म साहनी का नाटक नहीं, बल्कि यह धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है जो कि महाभारत के अंतिम दिवस के युद्ध पर आधारित है। अंधा युग
हानुश कबीरा खड़ा बाजार में एवं माधवी भीष्म साहनी के प्रमुख नाट्य ग्रंथ हैं। 66 क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 5, 7, 4, 6। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला नंबर तत्सम होता है, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज, या इसे आगत भी कहते हैं। इसी क्रम में संकर शब्दों की भी गणना की जाती है। संकर वे शब्द हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्द के योग से बनते हैं। 67 क्वेश्चन है कि भारतेंदु द्वारा अनुवादित नाटक कौन सा है? तो नील देवी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, वैद्य की हिंसा, हिंसा न बहुत। अनुवादित नाटक की बात कर रहे हैं भारतेंदु द्वारा, तो सी से है विद्या सुंदर जो है भारतेंदु द्वारा अनुवादित नाटक है। और यह जो है संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। तो भारतेंदु द्वारा अनुवादित नाटक कौन सा है? तो हमने विद्या सुंदर बताया। और यह संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। विद्या सुंदर हिंदी में सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मौलिक एवं अनुदित मिलाकर भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। तो भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन से हैं? तो विद्या सुंदर है, नील देवी, भारत दुर्दशा, वैद्य की हिंसा, हिंसा न बहुत, ये नहीं है बल्कि विद्या सुंदर है। और यह जो है संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मौलिक एवं अनुदित मिलाकर भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। 68 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? गोदान, रंगभूमि, गबन, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा नहीं है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास चारुचंद्र लेख हैं, पुनर्नवा तथा अनामदास का बोथा। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला आदि है। महिला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक, राजनीतिक, आंचलिक, ऐतिहासिक। तो महिला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो इसका सही जवाब सी है, यह आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणुकृत महिला आंचल मूलतः आंचलिक उपन्यास है। इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यास हैं महिला आंचल हो गया, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा भी इनके उपन्यास है। जुलूस इनके उपन्यास, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, ये सभी रचना जो है फणीश्वरनाथ रेणु के। महिला आंचल, प्रति परिकथा और दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। महिला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। 70 क्वेश्चन है कि एक अंश और दूसरे अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो दो अंश है, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो ये सही जवाब है कि एक अंश का अर्थ होता है कंधा। एक अंश का अर्थ क्या होता है? कंधा होता है। दूसरा अंश का अर्थ क्या होता है? हिस्सा होता है। दूसरा अंश का अर्थ क्या होता है? हिस्सा। तो एक अंश का अर्थ कंधा और एक अंश का अर्थ जो है हिस्सा होता है। 71 क्वेश्चन है कि योग रूढ़ शब्द इसमें से कौन से हैं? कान, घुड़सवार, नाक, पंकज। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द जो है पंकज है। पंकज जो है योग रूढ़ शब्द है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ की बात करें तो जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो या जिनके सार्थक खंड न किए जा सकें, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पेड़ हो गया, घर, नदी आदि, ये रूढ़ शब्द हैं। तो जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो या जिनके सार्थक खंड न किए जा सकें, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़ हो गया, घर हो गया, नदी आदि। दूसरा है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, तो ये यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो हैं पर सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज हो गया, तो पंकज में पंक जो है कीचड़ प्लस जा जो है जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाला कौन है? कमल। तो ये योग रूढ़ शब्द हैं। तो पंकज जो है पंक हो गया कीचड़, प्लस जा जो है जन्म लेने वाला,
कमल कहते हैं। तो ये योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द इसमें से हमने पूछा तो ये पंकज है। पंकज जो है योग रूढ़ शब्द है। व्युत्पत्ति घोषणा के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला नंबर रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़। अगला क्वेश्चन बात करें कि कौन सा रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। प्रेमचंद और उनका युग, रश्मिमांसा और भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य। इनमें से कौन सा रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। तो रश्मिमांसा जो है रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है, बल्कि प्रेमचंद और उनका युग जो है रामविलास शर्मा की पुस्तक है। भाषा और समाज ये भी रामविलास शर्मा की पुस्तक। आस्था और सौंदर्य ये भी जो है रामविलास शर्मा की पुस्तक है। आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज और प्रेमचंद और उनका युग ये भी जो है रामविलास शर्मा की है। रश्मिमांसा किसकी है। तो रश्मिमांसा रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। रश्मिमांसा। प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज तथा आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। ध्यातव्य है कि रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक हैं। तो प्रश्न यही था कि रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है तो रश्मिमांसा। रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। और प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य ये सभी जो रचनाएं रामविलास शर्मा की पुस्तक हैं। 73 क्वेश्चन है, विचार और वितर्क कैसे किसके निबंधों का संग्रह है। विचार और वितर्क किसके निबंधों का संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार और वितर्क जो है यह क्या है, निबंध है। निबंध है विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की के निबंधों के संग्रह। इनके अन्य प्रमुख निबंध संग्रह की बात करें तो अशोक के फूल हो गया, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व ये सभी रचना जो है किसकी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, विचार और वितर्क ये सभी रचनाएं जो हैं निबंध किसके हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। अगला क्वेश्चन है कि अग्रगामी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अग्रगामी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। द्रुतगामी, पश्चगामी, उपरिगामी या ऊर्ध्वगामी। तो अगर अग्रगामी का विपरीतार्थक देखें तो ये पश्चगामी होगा। अग्रगामी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, पश्चगामी होगा। शेष विलोम की दृष्टि से असंगत शब्द है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। अज्ञेय, मोहन राकेश, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही जवाब डी है। जैनेन्द्र कुमार जो है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास की बात करें तो परख हो गया, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं, जैनेन्द्र की रचनाएं हैं। और त्यागपत्र उपन्यास भी जैनेन्द्र की हैं। परख हो गया इनके उपन्यास, सुनीता हो गया, कल त्यागपत्र हो गया, परख, सुनीता, त्यागपत्र हो गया, कल्याणी हो गई, सुखदा, विवर्त, व्यतीत हो गया, जयवर्धन, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध भी इनकी रचनाएं, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं, जैनेन्द्र कुमार के हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर और निशाकर। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द इसमें से एक नहीं है। प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर और निशाकर। तो निशाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि प्रभाकर, दिवाकर और दिनकर ये सभी रचना जो पर्यायवाची शब्द हैं ये सूर्य के हैं। दिए गए विकल्पों में निशाकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। निशाकर किसका है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। बल्कि दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के प्रमुख पर्यायवाची शब्द जो इस प्रकार है। सूर्य की बात करें तो आदित्य हो गया, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, मरीचि, अंशुमाली, दिनकर, मार्तंड ये सभी पर्यायवाची सूर्य के हैं। और चंद्रमा की बात करें तो शशि हो गया, रजनीश हो गया, निशाकर हो गया, राकापति हो गया, छपाकर हो गया, विधु हो गया, मयंक, विभाकर ये सभी जो है पर्यायवाची चंद्रमा के हैं।
कौन कौन से? शशि, रजनीश, राकापति, छपाकर, विधु, मयंक, विभाकर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो निशाकर नहीं, ये चंद्रमा का है। प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर और आदित्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, मरीचि, अंशुमाली, दिनकर, मार्तंड, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा की बात करें तो निशाकर हो गया, शशि, रजनीश, राकापति, छपाकर, विधु, मयंक, विभाकर इत्यादि। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? त्वरित, ऊंट, आँख, आम। तो इसमें से तत्सम शब्द बताना है कि त्वरित, ऊंट, आँख, आम में कौन सा तत्सम शब्द है। तो ये सही है। दिए गए शब्दों में त्वरित जो है, त्वरित शब्द तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? त्वरित का तद्भव क्या होगा? त्वरित का तद्भव होगा तुरंत होता है। शेष इस प्रकार है। ऊँट की तत्सम शब्द की बात करें तो उष्ट्र होगा, आँख का अच्छी होगा, आग का अग्नि। 78 क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? चिंतामणि, चिंतासागर, चिंतासार, चिंतामाला। तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह के नाम से प्रकाशित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि नाम से 4 भागों में प्रकाशित है, जिनका विवरण निम्न है। निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संपादक कौन है? चिंतामणि भाग 1 के तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं। 1939 वर्ष क्या है? 1939 है। चिंतामणि भाग 2 में संपादक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। 1945 वर्ष है। चिंतामणि भाग 3 में नामवर सिंह जो है संपादक है। 1983 में। और चिंतामणि भाग 4 में कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह जो है ये संपादक हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? चिंतामणि। और चिंतामणि भाग 1 में रामचंद्र शुक्ल संपादक है। 1939 ईस्वी। चिंतामणि भाग 2 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं संपादक। 1945 में। और चिंतामणि भाग 3 में कौन है? नामवर सिंह जो है संपादक हैं। 1983 में। और चिंतामणि भाग 4 में कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह जो है संपादक हैं। 69 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक अर्थी शब्द कौन सा है? अच्छ, अभिमान, अरुण, अर्थ। तो इसमें से एक अर्थी शब्द कौन सा है? तो बी सही है। अभिमान जो है, अभिमान एक अर्थी शब्द है तथा शेष अनेकार्थी शब्द विवरण निम्न प्रकार है। तो अभिमान जो है एक अर्थी शब्द, अच्छ, अरुण, अर्थ ये सभी जो है अनेकार्थी शब्द हैं। तो अच्छ की बात करें तो इसमें अच्छ का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? खेलने का पाशा होगा, धुरी होगा, रथ होगा, पहिया होगा, आत्मा, सर्प, ज्ञान आदि ये अच्छ के अनेकार्थी शब्द हैं। खेलने का पाशा, धुरी, रथ, पहिया, आत्मा, सर्प, ज्ञान इत्यादि। अरुण के अनेकार्थी शब्द की बात करें तो अरुण जो है सूर्य, सूर्य का सारथी, लाल रंग, एक देवता का नाम इत्यादि ये अरुण के अनेकार्थी शब्द हैं। सूर्य, सूर्य का सारथी, लाल रंग, एक देवता का नाम इत्यादि। अर्थ का अनेकार्थी शब्द मतलब, धन, काम, हेतु, इंद्रियों के विषय इत्यादि ये अर्थ का अनेकार्थी शब्द है। 80 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अनुरोध है, प्रार्थना है, अवस्था या घन। तो इनमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो घन जो है डी सही है। घन शब्द जो है अनेकार्थी है। घन में मेघ हो गया, समूह हो गया, घंटा, लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई में समान चौकोर वस्तु, एक सुगंधित घास, अभ्रक, कफ इत्यादि। तो घन शब्द अनेकार्थी है। मेघ, समूह, घंटा, लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई में समान चौकोर वस्तु, एक सुगंधित घास, अभ्रक, कफ इत्यादि जो है ये अनेकार्थी शब्द हैं घन के। मेघ, समूह, घंटा, लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई में समान चौकोर वस्तु, एक सुगंधित घास, अभ्रक, कफ इत्यादि। 81 क्वेश्चन है कि प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? प्रत्यय के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? तो क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा, कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्दों को तद्धित कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। तो प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो सी सही है।
सी जो है गलत है। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तद्धित कहते हैं, बल्कि सही क्या है, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। और बी है कि कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। तो कृत प्रत्यय एवं क्रिया के मेल से बने शब्द को तद्धित कहते हैं। प्रश्नोक्त यह कथन गलत है, क्योंकि क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय और इससे बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं, न कि तद्धित। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, एवं इनके मेल से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। 82 क्वेश्चन है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण हो गया, दशा हो गया, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं। परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण हो गया, दशा हो गया, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण से विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाए मर्यादित होती है। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर गुणवाचक, प्रमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। 83 क्वेश्चन है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तो वह कौन सा समास होता है। तो इसका सही जवाब बहुब्रीहि समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण निम्नवत है। प्रथम पद प्रथम पद की प्रधानता और समास। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान द्वंद्व, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष से विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता के हों और लिंग वचन में समान हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष से विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता के हों और लिंग वचन में समान हो, कर्मधारय। जिस कर्मधारय के पूर्व पद संख्याबोधक हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं। तो समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो वह कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। और पद की प्रधानता इसमें हो गया और समास। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष और दोनों पद प्रधान द्वंद्व, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि। 84 क्वेश्चन है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा सही है, बी सही है। कौन सा, बी सही है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु या गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। शेष का विवरण इस प्रकार है। तो जातिवाचक जो है, जिन संज्ञाओं से एक प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समूहवाचक किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें से प्रश्न यही था कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं भैया, तो उसे कहते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। शेष का विवरण इस प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक, जिस शब्द से किसी एक वस्तु एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। समूहवाचक, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो। 85 क्वेश्चन है कि राम राम जो है धीरे धीरे टहलता है। वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? राम क्या करता है? धीरे धीरे टहलता है। इसमें क्रिया विशेषण बताना है आपको। है राम धीरे धीरे टहलता है, तो क्रिया विशेषण जो है धीरे धीरे है। राम धीरे धीरे टहलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है भैया? क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, और यह मूलतः 4 प्रकार का होता है क्रिया विशेषण। पहला नंबर रीतिवाचक, दूसरा नंबर कालवाचक, तीसरा नंबर स्थानवाचक, चौथा नंबर है परिमाणवाचक। तो राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण धीरे धीरे है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यह मूलतः 4 प्रकार का होता है। पहला नंबर रीतिवाचक, दूसरा नंबर कालवाचक, तीसरा नंबर स्थानवाचक और चौथा नंबर परिमाणवाचक। 86 क्वेश्चन है कि वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वह क्या कहलाता है? पदबंध, वाक्य, शब्द या पद। तो वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह पदबंध कहलाता है। कि वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वह पदबंध कहलाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, रात को पहरा देने वाला। भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, रात को पहरा देने वाला, ये क्या है? पदबंध है। 87 क्वेश्चन है कि तुम्हारा नाम क्या है? कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य? तो तुम्हारा नाम क्या है कैसा वाक्य है भैया? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। पहला का है कि रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है और तीसरा नंबर क्या होता है भैया? मिश्रित वाक्य। अगर दूसरे नंबर की बात करें, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो विधानवाचक पहला है, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो प्रश्न यही 87 था कि तुम्हारा नाम क्या है, कैसा वाक्य है? तो हमने बताया प्रश्नवाचक वाक्य। 88 क्वेश्चन है कि वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। तो वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्म या कर्ता। तो सी सही जवाब है। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। कर्म। कौन नहीं आता? कर्म। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कर्म नहीं आता, बल्कि क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्ता, ये सभी आते हैं। तो वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कर्म नहीं आता है, बल्कि कर्म विधेय के अंतर्गत आता है। विवरण इस प्रकार है। उद्देश्य की बात करें तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए प्रायः कर्ता, उसे उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए प्रायः कर्ता, उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यथा किसे कहते हैं? राम पुस्तक पढ़ता है, उद्देश्य विधेय। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि किसमें यण संधि है? नयन में, यद्यप में, विद्यालय में, पवन में। तो किसमें जो है यण संधि है? इसमें नयन में, यद्यप में, विद्यालय में, पवन में। तो सही जवाब भी है, यद्यपि जो है में यण संधि है। यदि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी, बड़ी का यह, ऊ, बड़ा ऊ का वह तथा री का रा हो जाता है। यद्यपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि है। स्पष्ट है कि यहाँ भी छोटी का यह हुआ है। तो किसमें यण संधि है? तो यद्यपि में यण संधि है। 90 क्वेश्चन है जो शब्द पूर्वा पर पदबंध संबंध से
किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। तो जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मूलतः 6 भेद होते हैं इस प्रकार। पहला नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष आते हैं। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक और पांचवा संबंधवाचक, छठवां प्रश्नवाचक। तो जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मूलतः 6 भेद हैं इस प्रकार। पहला नंबर पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष इसमें आते हैं। दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा नंबर अनिश्चयवाचक और पांचवा संबंधवाचक और छठवां प्रश्नवाचक। 91 क्वेश्चन है, पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऐसा कौन सा कथन है जो पद के संदर्भ में सही नहीं है? तो पद अर्थ संकेतित करता है। पद क्या करता है? अर्थ संकेतित करता है। या वाक्य के शब्दों में विभक्तियाँ लगती हैं, या वाक्य के शब्दों में विभक्तियाँ लगती हैं तब बनते हैं। यह वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। यह पद निरर्थक हो सकता है। तो इसका सही जवाब जो कथन सही नहीं है, पद जो है निरर्थक हो सकता है, ये गलत है। पद जो है अर्थ संकेतित करता है। सही क्या है? वाक्य पद जो है अर्थ संकेतित करता है। वाक्य के शब्दों में विभक्तियाँ लगती हैं। वाक्य के शब्दों में क्या लगती हैं? विभक्तियाँ लगती हैं। तब जो है पद बनते हैं। और तीसरा नंबर है वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। तो पद निरर्थक हो सकता है। पद के संदर्भ में यह कथन सही नहीं। पद अर्थ संकेतित करता है। वाक्य के शब्दों में विभक्तियाँ लगती हैं तब पद बनते हैं तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। सही कथन है। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो हमने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा चुका तब वह आया, बिजली चमकती है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तो इसका डी सही जवाब है। संयुक्त वाक्य जो है मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य कौन सा है? हमने खाना नहीं खाया, ये सरल वाक्य है कि हमने खाना नहीं खाया। और मिश्रित वाक्य की बात करें तो मैं खाना खा चुका तब वह आया, मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये मिश्रित वाक्य है। बिजली चमकती है, सरल वाक्य है। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। 93 क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, 5 भेद हैं स्वर संधि के। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं स्वर संधि के। कितने भेद हैं? 5 भेद। तो इसमें से 5 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। केवल स्वर वर्णों के मेल से बनने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। केवल स्वर वर्णों के मेल से बनने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला नंबर दीर्घ स्वर संधि, दूसरा नंबर गुण स्वर संधि, तीसरा नंबर वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादी स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने भेद? हमने 5 बताया। केवल स्वर वर्णों के मेल से बनने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला नंबर दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा नंबर वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयादी स्वर संधि। 94 क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के बाद जुड़ता है, किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब डी है। सही जवाब क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। उपसर्ग शब्दों के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। यथा हार शब्द में उपसर्ग लगाने पर हार शब्द में उपसर्ग लगाने पर भिन्न भिन्न अर्थ वाले कुछ शब्द इस प्रकार बनेंगे। प्रहार हो गया, बिहार हो गया, आहार इत्यादि। 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो उठना, पढ़ना, सुनाना, गिरना। तो इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, पढ़ना, सुनाना या गिरना।
तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है सुनाना है। दी गई क्रियाओं में सुनाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसी क्रिया जो कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से संपन्न करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है। तो कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो हमने बताया सुनाना। तो ऐसी क्रिया जो कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से संपन्न करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। मूल क्रिया, द्वितीय और तृतीय प्रेरणा। तो उठना का उठाना और उठवाना, उठना का उठाना और उठवाना, चलना का चलाना और चलवाना, लिखना का लिखाना और लिखवाना, जगना का जगाना और जगवाना। अगला क्वेश्चन 96 है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। जिस क्रिया में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। तो इसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यथा जैसे सूर्य पूरब से उगता है। सूर्य क्या उगता है? पूरब से उगता है। ध्यातव्य है कि रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला नंबर सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। 97 क्वेश्चन है वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? क्रिया कर्ता कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया। तो वाक्य रचना का सही क्रम जो है कर्ता कर्म और क्रिया है। वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? कर्ता कर्म क्रिया। अर्थात एक वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता होता है, उसके बाद कर्म होता है तथा अंत में क्रिया, या इसी क्रम में इनके विस्तार समायोजित होते हैं। यथा जैसे मोहन हो गया, पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन जो है कर्ता है, पुस्तक क्या है? कर्म है, और पढ़ता है क्या है? क्रिया है। मोहन कर्ता, पुस्तक कर्म और पढ़ता क्या है? क्रिया, क्रिया होगा। तो वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? तो कर्ता कर्म क्रिया। तो मोहन क्या है? कर्ता है, पुस्तक क्या है? कर्म है, और पढ़ता क्या है? क्रिया है। तो वाक्य रचना का सही क्रम, तो अर्थात एक वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता होता है, उसके बाद कर्म तथा अंत में क्रिया, इसी क्रम में इनके विस्तार समायोजित होते हैं। 98 क्वेश्चन है कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोयोग का संधि विच्छेद की बात करें तो मन धन योग या मन धन योग होगा, या मन धन आयोग होगा, या मनोधन योग होगा। तो मनोयोग का संधि विच्छेद भैया मनाधन योग होगा। मनाधन योग होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या रा लावा हा रहे तो विसर्ग का ओ हो जाता है, और यह ओ जो है पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। यथा मनाधन रथ बराबर मनोरथ, वया धन वृद्धि बराबर वयोवृद्धि, वया धन वृद्धि बराबर वयोवृद्धि, शरह धन ज बराबर सरह धन ज बराबर सरोज, यशा धन दा बराबर यशोदा, यशा धन दा बराबर यशोदा। तो मना धन रथ बराबर मनोरथ, वया धन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध, सरह धन ज बराबर सरोज, यशा धन दा बराबर यशोदा। 99 क्वेश्चन है जिस कर्मधारय का पूर्वपद संख्या बोधक होता है वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो द्विगु समास वहाँ होता है कि जिस कर्मधारय का पूर्वपद संख्या बोधक हो वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास का सूत्र है संख्यावाची द्विगु, संख्यावाची द्विगु, कर्मधारय एवं द्विगु दोनों ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कर्मधारय एवं द्विगु दोनों ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखे जाते हैं, और दोनों के उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु को कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं, जैसे त्रिभुवन हो गया, पसेरी हो गया, पंसेरी, दुपट्टा, चतुर्वेदी, पंचवटी, सतसई, चौराहा इत्यादि। दुपट्टा हो गया, त्रिभुवन, पंसेरी और दुपट्टा, चतुर्वेदी, पंचवटी, सतसई, चौराहा इत्यादि ये क्या है? द्विगु समास है। तो कौन सा है? त्रिभुवन, पंसेरी, द्विपट्टा, चतुर्वेदी, दुपट्टा, चतुर्वेदी, पंचवटी, सतसई, चौराहा इत्यादि। 100वां क्वेश्चन है कि रचना के अनुसार
वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो ये सही जवाब है कि रचना के अनुसार वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य।